बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात करते हैं पेपरा के हवाले से। पेपरा स्टैंड्स फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स एक्ट। ठीक है, ये बेसिकली एक अथॉरिटी है जो कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स के हवाले से इन्फोर्समेंट करती है। और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की गालिबन रिक्वायरमेंट्स थी। देखिए, किसी भी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के अंदर ना कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ भी होती हैं जो उस एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के हवाले से नॉलेज को प्रोमलगेट कर रही होती हैं, ओवरसाइट कर रही होती हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑडिटिंग की, तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स है जो यूएसए के अंदर है, वो ऑडिट स्टैंडर्ड्स को प्रोमलगेट कर रहा है ताकि ऑडिटिंग की प्रैक्टिसेस में यूनिफॉर्मिटी आ सके। या मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात करें तो एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कुछ ना कुछ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोमलगेट कर रहे हैं। तो एक तरफ एकेडमिक नॉलेज या प्रोफेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई जा रही हैं, दूसरी तरफ कुछ ओवरसाइट बॉडीज़ भी हैं। जैसे फैटफ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, वो देख रही है कि कौन से प्रेडिकेटेड ऑफेंसेस हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर फॉल करते हैं। या आपकी जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है तो उसने या आमतौर पे G5 G10 कंट्रीज़ होते हैं जो कि मुख्तलिफ रूल्स वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, और फिर हम जैसे जो कंट्रीज़ होते हैं उनको भी उसको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि उनको आपस में कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ काम करना है, मामलात करना है, चलना है। और अगर वो एक दूसरे के स्पेशली G5 G10 कंट्रीज़ के जो भी इंटरनेशनल लॉज हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर उनको इन्हांस ड्यू डिलिजेंस का सामना करना पड़ेगा, उनको सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो अम्ब्रेला हमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दिया उसके हिसाब से फिर हमने भी पेपरा के रूल्स जो हैं वो बनाए। और ऐसा नहीं है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ भी जो हैं वो अपने लॉज रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली उनकी प्रायोरिटी उस तरह से नहीं होती। तो अब ये एक गवर्नमेंट बॉडी है पाकिस्तान के अंदर जो कि ये इंश्योर करती है कि पब्लिक मनी प्रॉपर्ली स्पेंड हुआ है जब आप कोई गुड सर्विसेज कंसल्टेंसीज वगैरह आ गई सर्विसेज में या कंस्ट्रक्शन वर्क में। करप्शन कम हो, सबको फेयर चांस हो, गुड प्राइसेस हो, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो। देखें, होता ये है कि आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्रीज़ में, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है वहाँ पर पेपरा जो है वो इन्वॉल्व होगा। प्राइवेट कंपनी तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकती है, उसको पेपरा के रूल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। और यही वजह है कि आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इतनी आसानी से प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते वहाँ पे। एक तो वैसे ही विद इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप देखें कि डिफरेंट आपकी हायरार्की बहुत ज़्यादा होती है, और आपकी डिफरेंट सब कमेटीज़ होती हैं, फिर आपकी मैनेजमेंट की कमेटीज़ होती हैं, फिर आपकी बोर्ड की सब कमेटीज़ होती हैं, फिर फुल बोर्ड होता है वगैरह वगैरह। तो इस वजह से भी प्रोक्योरमेंट में काफ़ी टाइम लग रहा होता है। बहरहाल, अब पेपरा के हवाले से अगर हम एक उसको वॉक थ्रू करें तो एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि उसके जो मेन मेन रूल्स हैं उसको हम देख लेते हैं। रूल नंबर 12 कहता है, इसमें रूल नंबर्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। टेंडर एडवर्टाइजमेंट एड मस्ट बी प्लेस इन 2 न्यूज़पेपर्स ऑन द पेपरा वेबसाइट। ऐसी बात है, आपने फेयर कंपटीशन करना है, आपने वेंडर्स को रीच करना है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म आपके पास प्रिंट मीडिया का है जो कि सबको एक्सेसिबल है। तो 2 रिकग्नाइज न्यूज़पेपर पे आपने उसको प्रिंट करना ज़रूरी है। पेपरा की वेबसाइट पे, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो वहाँ पर भी आप उसको ज़रूर उस टेंडर को वेबसाइट पे अपने भी लगाएं। टेंडर का मतलब क्या है? टेंडर का मतलब ये है कि बेसिकली एक ऐड है जिसके अंदर आप अपनी प्रोक्योरमेंट का इजहार कर रहे हैं कि हमें एक प्रोक्योरमेंट सर्विस चाहिए। तो मिसाल के तौर पे आपको आपके सेक्टर में कोई रेगुलेशन आई है, फाइनेंशियल सेक्टर है फॉर एग्जांपल, और उसमें कोई रेगुलेशन आई है। अब आपका कोर बिजनेस तो फाइनेंस का है, आपको नहीं पता कि उस रेगुलेशन में क्या करना है। कोई इंटरनेशनल रेगुलेशन आई है तो आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज लेनी पड़ेंगी जिसके थ्रू आप उस रेगुलेशन को समझ सकें और आपको रेमेडिएशन प्लान्स मिल सकें जिसको आप फॉलो कर सकें। तो आप जाहिर सी बात है उस रेगुलेशन के हवाले से आप एक टेंडर बनाएंगे। टेंडर में आप बताएंगे कि भाई क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट आप अखबार में एक ऐड देंगे। वेंडर जो है वो देखेगा उस ऐड को, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करेगा और आपकी रिक्वायरमेंट्स आपसे ले जाएगा। तो इसलिए ऐड देना
अखबार में ज़रूरी है। इसी तरह रिस्पॉन्स टाइम, ज़ाहिर सी बात है कम से कम आपने 15 दिन देना है ये लोकल बिडिंग के लिए। अगर आपकी इंटरनेशनल बिडिंग है तो आपको 30 दिन का टाइम देना है ताकि वेंडर्स आपको अप्रोच कर सकें, तैयारी कर सकें और अपना जो भी प्रपोजल है वो सबमिट कर सकें। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोक्योरमेंट हो सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया। इसके अलावा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट उसके जो हैं वो हो सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में आमतौर पर आप इंटरेस्ट मांग रहे होते हैं वेंडर का, आप उस तरह से क्लियर नहीं होता कि एक्चुअल में आप प्रॉब्लम, जैसे कोविड आ गया तो किस तरह से उस चीज़ को सॉल्व करना है। इवेल्यूएशन ऑफ बिड्स होनी चाहिए, बिड्स को आपने क्लियरली चेक करना है। ठीक है, आपका प्रॉपर प्रोक्योरिंग कमेटी बनी हुई है या मेंबर्स हैं जो कि चेक कर रहे हैं, वैल्यूएशन इवैल्यूएट कर रहे हैं बिड्स को, उसका कोई स्कोरिंग क्राइटेरिया लिखा हुआ है, क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वगैरह वगैरह। तो उनको जांच पड़ताल करना भी ज़रूरी है ताकि बाइसनेस ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, प्रॉपर एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो। रिजेक्शन ऑफ बिड्स, बिला वजह आप रिजेक्ट नहीं कर सकते बिड्स को, आपको उसको प्रॉपर जस्टिफाई करना ज़रूरी है। अवॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट, आपने जो बेस्ट वैल्यू ऑफर दे रहा होगा यानी टेक्निकल फाइनेंशियल दोनों रिक्वायरमेंट्स आपकी लेट डाउन होंगी, उस हिसाब से आप उसको चेक करोगे अपने टेंडर के अंदर और फिर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को अवॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड कीपिंग, आपको 5 साल के लिए रिकॉर्ड जो है वो कीप करना ज़रूरी है। अगर 50 लाख से ज़्यादा की प्रोक्योरमेंट हो रही हो तो नैब जो है उसके पास ये राइट है कि वो सारे ऐसी प्रोक्योरमेंट्स को चेक कर सकता है ताकि मज़ीद फेयरनेस हो सके। और जहाँ पब्लिक इदारों में एक चांस होता है कि वहाँ पे करप्शन वगैरह का ख़तरा ज़्यादा होता है तो वो उस पर चेक रख सके। ब्लैक लिस्टिंग, अगर कोई सही परफॉर्म नहीं करता तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। आप पेपरा की वेबसाइट पे जाकर ब्लैक लिस्टेड फर्म्स का नाम भी चेक कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, आपने जो भी प्लानिंग करनी है साल के शुरू में ही आप प्लान कर लें पूरे साल की प्लानिंग। आपको, आप किसी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पे जाएं तो आप उसकी वेबसाइट पे जाकर उसकी प्लानिंग चेक कर सकते हैं कि पूरे साल में उसने क्या क्या प्लान किया है, क्या क्या प्रोक्योर करेगा। प्री बिड मीटिंग, मीटिंग से पहले जो है वो आपको चेक करना ज़रूरी है कि आप, सॉरी, कि आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो, क्या क्या चीज़ें आप, सॉरी, बिडिंग से पहले जो है वो आप मीटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप उनके आंसर्स कर सकें। कॉन्फिडेंशियलिटी का बहुत ख्याल रखना है। बिड इंफॉर्मेशन मस्ट बी स्टे सीक्रेट अंटिल बिड्स आर ओपन। तो जब आपके पास कोई बिड आती है तो वो साइन स्टैम्प्ड एनवेलप्स हों ताकि किसी किस्म का कोई उसमें टेम्परिंग का ख़तरा ना हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप एक टेंडर आपने फ्लोट किया है, ठीक है, तो टेंडर फ्लोट करने के बाद जब आपके पास वेंडर आता है कि भाई हमें रिक्वायरमेंट्स दे दो, तो आप आम तौर पे उससे एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी साइन करवा रहे होते हैं कि यार चूंकि हम अभी ये चीज़ जो हमने मार्केट में टेंडर फ्लोट किया है उसके हवाले से हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगा कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मार्केट में किसी और कंपेटिटर को पता चले, तो इस वजह से ये एक फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंशियलिटी का एस्पेक्ट मैं आपको बता रहा था। अच्छा जी, अब पेपरा को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसके वायलेशंस पे फोकस रखें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई आपका परचेज प्लान नहीं है तो इसका मतलब है कि विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग अगर आप बाय कर रहे हो तो ये एक वायलेशन हो जाएगी। तो आप जो है वेबसाइट्स पे जाकर चेक भी कर सकते हैं कि आपके जो भी आपकी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उसकी क्या प्लानिंग है, पूरे साल में वो क्या क्या प्रोक्योर करना चाह रहा है। बायस्ड और अनक्लियर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। जाहिर सी बात है एक ख़तरा ये होता है कि आप पहले से ही वेंडर को अपने पास बुला लेंगे और उसी से आप टेंडर तैयार करवा लेंगे ताकि उसी को फेवर किया जाए। तो किसी कम एक कंपनी को अगर फेवर करेगा तो ये वायलेशन होगी और ये डेफिनेटली आपके टेंडर डॉक्यूमेंट से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है और दूसरे जो वेंडर्स हैं वो भी इसके ऊपर आप पर क्वेश्चनिंग वगैरह कर सकते हैं। गिविंग अथॉरिटी टू द रॉन्ग पर्सन, ज़ाहिर बात है जिन लोगों को डेलीगेट किया गया है, जो ऑर्गेनाइजेशन में एक अथॉरिटी हैं, वही इसके हवाले से जो है
प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को हैंडल करेंगे। टाइम प्रॉपर देना, कम से कम जो है वो आपको मैंने बताया था 15 दिन आपको देना होता है जब आपने फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट से लेकर, और अगर इंटरनेशनल है तो फिर 30 दिन। नॉट चेकिंग हु कैन क्वालिफाई, ठीक है, आपको प्रॉपर चेक करना होता है फेयरली। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे वेंडर्स आए हैं 4, तो 4 वेंडर्स को आप एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के तहत शॉर्टलिस्ट करोगे कि पहले मिसाल के तौर पे उनकी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू किया गया और टेंडर डॉक्यूमेंट्स में जो क्राइटेरिया लेट डाउन किया था उसके मुताबिक मैच किया और उनकी स्कोरिंग की। तो ये एक पहला स्टेज हो गया कि जिसमें उनको शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। अब अगर कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर पाया तो वो नेक्स्ट स्टेज पे यानी फाइनेंशियल बिड ओपनिंग में नहीं जा पाएगा। ये उस सूरत में अगर आप 2 स्टेज बिड ओपनिंग कर रहे हैं, यानी एक स्टेज में टेक्निकल और दूसरे स्टेज में फाइनेंशियल आप बिड ओपनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं कि मिसाल के तौर पे आपने 10 बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया हुआ हो, या आपने 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो कि इंटरनेशनल लेवल के हैं उनके साथ काम किया हुआ हो, या आपने आपका जो गुड्स हैं उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन इसराइल नहीं होना चाहिए, या ये फीचर्स होनी चाहिए, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए सिस्टम्स की, वगैरह वगैरह। तो वो सारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको आपका जो वेंडर, पोटेंशियल वेंडर, जब वो बिड जमा करा कर गया है, बिड्स ओपन हुई हैं, तो उसके बाद जो कमेटी है वो उसको रिव्यू कर रही होती है टेक्निकल बिड्स डॉक्यूमेंट्स को अगेंस्ट द टेंडर डॉक्यूमेंट्स। ब्लैक लिस्टिंग, जाहिर सी बात है, अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिस करेगी या अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करता तो वो ब्लैक लिस्टिंग का पूरा प्रोसेस इनिशिएट हो सकता है। आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं अभी करंट ब्लैक लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं। गिविंग नॉट गिविंग आउट बिड डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके लिए आप प्रॉपर टाइम आपने नहीं दिया, या वेंडर आपको अप्रोच कर रहा है, आप उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रीच आउट करना एक मुश्किल बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप बाइसनेस डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। रॉन्गफुल और अनफेयर सिक्योरिटी डिमांड कर रहे हैं। सिक्योरिटी जो है वो बेसिकली जब आपका फाइनेंशियल बिड ओपनिंग होती है तो जो आपके वेंडर की आस्किंग प्राइस होती है उस प्राइस का 5% ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पे मांगती है, ताकि वो अगर वो सेलेक्ट हो जाए तो सेलेक्ट होने के बाद कहीं वो बैकआउट ना कर जाए, और अगर वो बैकआउट करेगा तो वो सिक्योरिटी जो है वो उससे ले ली जाएगी, ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन का वक्त ज़ाया हुआ उसको कंपनसेट किया जा सके। नॉट यूजिंग क्लियर रूल्स फॉर सिलेक्टिंग, जाहिर सी बात है एक प्रॉपर मैंने आपको बताया स्कोरिंग क्राइटेरिया होगा। हाइडिंग बिड रिजल्ट्स फ्रॉम द पब्लिक, जो भी जीतेगा उसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से 10 दिन पहले आपने पेपरा की वेबसाइट पे डिस्क्लोज कर देना है, ठीक है। रॉन्ग प्रोक्योरमेंट मेथड, आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पे आ गए, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग आप नहीं कर सकते। हाँ, जाहिर सी बात है, कोई हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का मैटर हो, कोई जंग के हालात हों, या कोई नेशनल इंटरेस्ट का मामला हो, तो फिर आप ओपन कंपटीशन को जो है वो सुपरसीड करके आप डायरेक्ट परचेजेस की तरफ आ सकते हैं। फेकिंग इमरजेंसी भी बाज़ दफ़ा वही बात जो मैंने पहले की है कि आप प्रिटेंड कर रहे हो कि कोई चीज़ अर्जेंट है लेकिन एक्चुअल में वो इतनी अर्जेंट नहीं थी, और आप एक हीला आपने निकाला कि हम डायरेक्ट परचेजेस कर सकें। नॉट पोस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट रिजल्ट्स इन पेपर वेबसाइट, ये भी है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर सीक्रेट रखी पब्लिक से तो ये भी एक वायलेशन होगी। नॉट कीपिंग परचेज रिकॉर्ड्स, नो वे फॉर वेंडर्स टू कंप्लेन, ठीक है। जाहिर सी बात है उनके पास पूरा क्राइटेरिया है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को भी कंप्लेन कर सकते हैं और आगे फिर पेपर अथॉरिटीज़ को भी कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स को सही तरह से एडवर्टाइज करना, ठीक है। किसी आपने लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में कर दिया जहाँ कोई रीच आउट ही ना कर सके, या सिर्फ एक आध वेंडर है जो कर सके, अनफेयर प्रैक्टिस इस्तेमाल हो रही है। बिड के डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट्स सही नहीं होना, स्टैंडर्ड टैपलेट्स हैं पेपरा की तरफ से उनको इस्तेमाल करना है। नॉन टैक्स पेइंग वेंडर्स को आपने हायर कर लिया और ये चेक नहीं किया कि वो उनका प्रॉपर टैक्स पेइंग है या नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा प्रॉपर रूल्स फॉलो करना है, अगर आपने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को आप सेल कर रहे हैं उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपके सारे रूल्स थे। अब मैं आपको ज़रा एक इसकी केस स्टडी भी बता देता हूँ।
ये सिंपल इस केस स्टडी में एक इंट्रोडक्शन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वुड बी मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट रूल्स एनटीएमए के। किसके? एनटीएमए के। तो एनटीएमए ने कहा कि उसका जो चेयरमैन था उसने कहा कि यार आपने इंश्योर करनी है कंप्लाइंस, तो उसके लिए कुछ नीचे यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, और आपने यहाँ पर उन पॉइंट्स को चेक करना है कि कहाँ वायलेशन हो रही है। तो पहला सिंपल है कि एनडीएमए ने जो है वो एक प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। दूसरा है एलिजिबल फर्म जो है सील्ड बिड डॉक्यूमेंट 7 मार्च तक जो है वो जमा करा सकती हैं, और एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, जाहिर सी बात है केस स्टडी है तो एक एजम्पशन के तौर पे दिया हुआ है। द टेंडर ऑल्सो रिक्वायर्ड बिडर्स टू सबमिट 10% ऑफ द कोटेड प्राइस। तो मैंने आपको बताया था 10% नहीं, ये होती है 5%। तो ये आपकी एक वायलेशन हो गई। 5% आपकी जो है वो टेंडर की जो भी आस्किंग प्राइस होगी उसका 5% होगा। सील्ड बिड शुड बी रिसीव्ड इन एनडीए में ऑडिटोरियम ऑन 7/3 until 11:15 AM and the same shall be opened on 11:30। अब देखो 11:15 को आप तमाम वेंडर्स को कहा गया कि आपने सील्ड बिड्स देनी है। देखो सील्ड बिड्स क्यों होती हैं? इसलिए कि कोई टैंपरिंग ना हो, ठीक है। जब आपकी एक बिड ओपनिंग मीटिंग होती है ना, तो बिड ओपनिंग मीटिंग में आपके तमाम वेंडर्स भी जमा होंगे, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोक्योरिंग एजेंट्स होंगे वो भी वहाँ पे बैठे हुए होंगे। फॉर एग्जांपल पहले तलावत हुई, फिर उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से छुरी प्रेजेंट करेंगे और प्रॉपर तरीके से उस सील डॉक्यूमेंट को पहले तो दिखाएंगे तमाम वेंडर्स को। देखें हमारे पास इन 15 दिनों में ये बिडिंग एनवलप्स रिसीव हुए हैं, और ये देखें ये सील्ड हालत में हैं, ठीक है। और वो वेंडर्स कहेंगे हाँ ठीक है। फिर उसके बाद वो वहाँ पर उनके सामने पहली दफ़ा ओपन किए जाएंगे। ओपन करने के बाद उसमें 2 एनवलप्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो 2 स्टेज प्रोक्योरमेंट है कि पहले स्टेज में टेक्निकल आपके बिड ओपनिंग होगी, और फिर सेकंड स्टेज में आपकी फाइनेंशियल बिड ओपनिंग होगी, तो 2 एनवलप्स निकले। अब 2 एनवलप्स में से पहला एनवलप जो है वो क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे और कहेंगे कि ये देखें ये हमने आपके सबके ओपन कर लिए हैं, और जो दूसरा फाइनेंशियल है वो अलग से दोबारा से सील कर देंगे, और वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे फॉर एग्जांपल हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो उसको साइन करके उसको टेप लगा के उस पर साइन कर देंगे ताकि टैंपरिंग का ख़तरा ख़त्म हो जाए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जब टेक्निकल बिड ओपनिंग में स्कोरिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट मीटिंग का बता देंगे कि यार अब आप आ जाओ, अब हम फाइनेंशियल बिड ओपनिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 11:15 को उन्होंने अपने प्रपोजल सबमिट करवाए हैं तो 11:30 बजे यानी 15 कोई बंदा आया उसी दिन 11:15 पे, तो 15 मिनट के अंदर अंदर, आमतौर पे आखिरी टाइम पे ही सब आ रहे होते हैं, तो 11:15 के बाद 15 मिनट में आप बिड ओपनिंग मीटिंग नहीं कर सकते। कम से कम आधे घंटे का गैप होना चाहिए। इससे क्या है कि इतनी जल्दी आप कर रहे हो तो आप इस रश में भी कोई ना कोई एरर कर सकते हो, तो इस वजह से भी कम से कम आधे घंटे का टाइम होना चाहिए। सील्ड बिड्स बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आधे घंटे का टाइम होना चाहिए। आमतौर पे एक एक घंटे का भी टाइम होता है, ठीक है, लेकिन आधे घंटे से या इससे ज़्यादा टाइम होना चाहिए ताकि वो सब वेंडर्स वहाँ जमा हो सकें, और जमा होकर और कोई रश वगैरह ना हो। एनडीए में रिजर्व्स द राइट टू रिजेक्ट एनी ऑफ द बिड्स विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। गलत, अभी हमने पढ़ा था कि विदाउट असाइनिंग ऐसी रीज़न नहीं होता, बल्कि आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन दी हुई होगी उस वक्त जब आपने बिड्स को एक्सेप्ट कर लिया। जब आपने बिड्स को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप उनको विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, क्योंकि फिर आपने सबका टाइम ज़ाया किया। इसी तरह एक और है कि बिफोर बिडिंग कुड टेक प्लेस, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने मीडिया में जाके बयान दे दिया कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को हम जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो अवॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये भी आपने प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को सबोताज करने की कोशिश की। आपने पहले से एक बयान दे दिया जो आपको नहीं देना चाहिए था, तो फिर प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को करने का फ़ायदा ही क्या है? तो ये भी एक वायलेशन हो जाएगी। ये करप्शन को ज़ाहिर कर रही है, ये नेपोटिज्म को ज़ाहिर कर रही है कि आप एक वेंडर को फेवर कर रहे हो। ड्यूरिंग द एक्सेप्टेंस एंड प्रोसेसिंग बिड्स इज अकर्ड द सीईओ ऑफ एनडीएमए इज ऑल्सो बोर्ड ऑफ मेंबर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। अब जिस प्रोक्योरिंग एजेंसी को जो आप कॉन्ट्रैक्ट
देने जा रही है, यानी एनटीए में उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो किसी न किसी पार्टिसिपेटिंग वेंडर का भी जो है वो मेंबर है। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्शन आ जाएगी, क्योंकि अब जो आपकी प्रोक्योरिंग एजेंट्स हैं, जो प्रोक्योरिंग कमेटी है, उसकी जजमेंट में इन्फ्लुएंस आ सकता है, सबॉर्डिनेट हो सकती है उसकी जजमेंट, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत हाई ऑफिशियल है, चीफ एग्जेक्टिव है। वो चीफ एग्जेक्टिव जो है वो वन ऑफ दी पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स में उसका भतीजा काम कर रहा है, या वो खुद बोर्ड मेंबर है, तो वो जाहिर सी बात है उसी को फेवर करेगा। तो यहाँ पर भी असरअंदाज हो रहा है प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस। इसी तरह एनडीए में कैंसल द अवार्ड ऑफ द मल्टी मिलियनियर कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द बिड्स हैव बीन प्रोसेस ड्यू टू स्ट्रेटेजिक रीजंस, तो ये भी एक वायलेशन हो जाएगी, क्योंकि आपने इसको क्या कहते हैं, पूरा स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, क्या स्ट्रेटेजिक रीजंस, तो कोई ख़ास रीजंस नहीं है ना, आपने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ रीज़न। तो इस वजह से आप इसको अगर कैंसिल कर दोगे तो ये भी आपका क्या कहते हैं वो हो जाएगा, यानी कि आप इसको मतलब सही नहीं है, ये भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी यहाँ पे, कि आपने सारी बिड्स को प्रोसेस करने के बाद विदाउट एनी रीज़न प्रोसेस जो है वो कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है। तो पेपरा के अंदर ये सारी चीज़ें थी कि आपने एडवर्टाइज़ कैसे करना है, आपने प्रोक्योरमेंट कैसे करनी है, आपने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होती है, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल क्या तक कैसा होता है, एक पूरा वॉक थ्रू आपको इसके थ्रू मिल गया। पेपरा की अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट मैनेजर्स को होनी चाहिए, ताकि क्योंकि प्रोक्योरमेंट बाज़ दफ़ा इट्सेल्फ एक प्रोजेक्ट बन जाता है, स्पेशली अगर पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, और बाज़ दफ़ा ये किसी प्रोजेक्ट का फेस भी बन सकता है। इस वजह से आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और देखें, रियलिटी में डेफिनेटली ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो डिफरेंट होती हैं। जैसे अगर मैं एनवेलप्स की बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर अब रूल्स तो बनाए गए हैं कि यार आपने टैंपरिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा खुदा न खास्ता टैंपरिंग हो भी गई तो वेंडर्स तो जा चुके होते हैं मीटिंग से, तो प्रोक्योरिंग एजेंसी अगर आपस में मिल जाए और वो टेम्परिंग कर दे और वो टेप उतार के दोबारा टेप लगा के साइन कर दे, लिफाफा तो ब्राउन रंग का है, वो क्या सिग्निफाई होगा। अगर देखें, दुनिया का बड़े से बड़ा कंट्रोल ब्रीच हो सकता है अगर कलूजन हो जाए, अगर सारे लोग आपस में मिल जाए तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसी तरह बाज़ दफ़ा वेंडर को पहले ही बुलाकर उसके थ्रू टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। तो होपफुली आपको एक काफ़ी अच्छा जो है वॉक थ्रू मिल गया होगा।